हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इस वीडियो का पहला लेक्चर रहेगा। ये जो लेक्चर है आपके नीट, जेई और बोर्ड्स तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं इस चैप्टर के लिए पूरी एक लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, जिसमें ये फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो दो शब्द को मिला के बना है। सबसे पहले इलेक्ट्रो और फिर यहाँ पे लिखा है केमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रो का यहाँ पे जो मतलब है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे है केमिकल एनर्जी। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? हमें यहाँ पे पढ़ना है कि कैसे हम किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे हम किसी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच का इंटर कन्वर्जन पढ़ना है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होती है, या फिर कैसे किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसको पढ़ने से पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमने क्लास +1 में कर रखी है, उसका छोटा सा बेसिक्स हमें करना है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शंस जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और एक होती है हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो, बात आती है सर, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? देखो, जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, जिंक को कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व कराया। जैसे ही आपने इसको इसमें डिप किया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉपर +2 का ब्लू कलर हुआ करता था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो पेल ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जिंक जो है, जिंक के ऊपर क्या हुआ, कुछ चीज़ की डिपोजिशन हो गई। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये कैसे हुई? जस्ट आपने जिंक को इसमें डिप किया कॉपर सल्फेट में, और यहाँ पे अपने आप एक रिएक्शन हो गई है। इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो, अगर इस रिएक्शन को हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? जब हमने जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या बन गया, ZnSO4, और यहाँ पे क्या बन गया बच्चे? कॉपर बन गया। तो ये रिएक्शन को आपने नहीं बोला कि यहाँ पे चलो स्टार्ट हो जाओ, ये रिएक्शन आपकी अपने आप हुई है। तो इस तरह की रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो कि अपने आप होती है। देखो, इन रिएक्शंस में क्या होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो आपके पास नेगेटिव होती है। और आपके पास जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी हमने क्लास +1 में पढ़ा है, ये दो तरह की होती है। एक होती है एक्सोथर्मिक, और एक होती है एंडोथर्मिक। देखो, अगर आपके पास एंथैल्पी नेगेटिव होती है तो एक्सोथर्मिक होती है। इसका क्या मतलब है? सर, जब भी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, वहां से हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट या फिर एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो रही होती है। और हमें इन्हीं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में जो हीट या फिर एनर्जी होती है, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस करनी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। तो आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया लग रहा होगा कि कैसे आप किसी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने में कोई एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और इसी एनर्जी से आपने क्या बनानी है? इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। देखो, दूसरा जो यहाँ पे मैंने ले रखा है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो कि अपने आप नहीं होती है। दोज रिएक्शन विच डू नॉट टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है आपके पास वो पॉजिटिव होती है, लेकिन एंथैल्पी आपके पास क्या होती है? नेगेटिव पॉजिटिव होती है। इसका क्या मतलब है सर? ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। इसका एग्जांपल जो है वो है वाटर। देखो, अगर आप वाटर को हीट करते हो तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा? वाटर जो लिक्विड स्टेट में था, वाटर आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये तो जस्ट आपने इसकी एक फिजिकल स्टेट चेंज की है। लेकिन अगर आपको वाटर को H2 गैस और O2 गैस में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाटर को अगर H2 और O2 में को कन्वर्ट करना है, ये भी गैसियस फॉर्म में और ये भी गैसियस फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चेक करना, जो रिएक्शंस अपने आप नहीं हो रही थी, मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती थी, उसको हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? ये अपने आप नहीं होती है, ये एंडोथर्मिक होती है। और अगर इन रिएक्शंस को करवाना है तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगेगी। अपनी इंट्रोडक्शन देखने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, अब हम इसकी डेफिनेशन चेक करेंगे। देखो, डेफिनेशन में क्या लिख के रखा है, यहाँ पे लिखा है सबसे पहली डेफिनेशन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जहाँ पे आप किसके बारे में डील करते हो? ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। आप क्या करते हो? एक चीज से दूसरी चीज को ट्रांसफॉर्म करते हो।
अच्छा, सबसे पहले आप पढ़ते हो कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, और दूसरा आप जो चेक करते हो यहाँ पे वो है कि सर कैसे आप किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई एक केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट करते हो। देखो, जहाँ पे आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करोगे, उस सेल को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, इसको हमने आगे पढ़ना है। और जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट करेंगे, उस सेल को बोलते हैं आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन जो है वो समझ में आई होगी। देखो, इसको दूसरे तरीके से लिखने का जो तरीका है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से निकलती है एनर्जी, और इसी एनर्जी से हमने क्या बनाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से आप क्या बनाते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग आउट सम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और हमने यहाँ पे और क्या पढ़ना है कि कैसे आप किसी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी आप उनको भी कन्वर्ट करते हो एक केमिकल एनर्जी में। तो हमने यहाँ पे ये दो चीज़ें, डेफिनेशन जो है उसको अच्छे से देख लिया है। अगली बात जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत कॉमन एग्जांपल्स में आप देखोगे। जैसे कि आप फ़ोन की बैटरी होगी, आपका जो रिमोट होता है वो भी सेल से चलता है। अच्छा, आपकी जो घड़ी होती है वो उसमें भी क्या होते हैं, छोटे-छोटे सेल्स डले होते हैं। अच्छा, फ़ोन की बैटरी, अच्छा आपकी गाड़ी चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, अगर आपकी बैटरी ख़राब है या फिर बैटरी उसमें नहीं डली है, तो गाड़ी भी आपकी स्टार्ट नहीं होने वाली है। तीसरा यहाँ पे जो मैंने एग्ज़ाम्पल लेके रखा है वो है एक ईवी कार। ईवी कार क्या होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार। अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई? क्योंकि आप अभी देखने वाले हो आगे फ्यूचर में ऐसा बोलते हैं कि सारी ईवी ईवी कार्स रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम पॉल्यूशन करती है, या फिर ये पॉल्यूशन फ्री कार्स होती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक बहुत अच्छा सोर्स होता है इसका एनर्जी का, which create less pollution, समझ में आएगी, या फिर which do not create pollution and therefore it is used in making electrical vehicles। तभी तो जब ये गाड़ियाँ पोल्यूशन नहीं करती है, देखो डीजल और पेट्रोल की गाड़ी कितना पोल्यूशन करती है, दिल्ली में कितनी प्रॉब्लम होती है, तभी तो इसकी वजह से हमने इसका अल्टरनेट क्या ढूंढा है, ईवी कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये काम करती है आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल पे। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो कॉमन एग्जांपल है वो आपकी बॉडी में भी होता है। जैसे कि सिग्नल फ्रॉम सेल टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा, ब्रेन टू सेल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन। देखो, जैसे कोई इंसान है, अगर वो काम कर रहा है, मान लो यहाँ पे इसको करंट लग गया, तो इसके सेल्स जो होते हैं इसके ब्रेन तक जो सिग्नल भेजते हैं वो भी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे पढ़ने से पहले हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है उसे देखना है। देखो, ऑक्सीडेशन बहुत तरह से डिफाइन हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट देखना है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पे चेक करना आपने, जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक प्लस टू में, और यहाँ पे क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जिंक खुद किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक प्लस टू में। सिमिलरली क्लोरीन ने यहाँ से यहाँ जाने में पहले नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पे अब कितना चार्ज है, जीरो। तो यहाँ से यहाँ जाने में भी क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो जब भी कभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सर ये ऑक्सीडेशन हुई है। देखो, दूसरा हमें जो पढ़ना है वो है रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिकली जो रिडक्शन रिएक्शन होती है वो होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं भी किसी रिएक्शन में आप देख रहे हो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उन रिएक्शंस का नाम क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कॉपर प्लस टू ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम किया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर प्लस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थे 2 पॉजिटिव, और जब ये एक नेगेटिव खाएगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कॉपर प्लस टू। लेकिन अगर आप कॉपर प्लस टू को देखोगे तो कॉपर प्लस टू में कितने पॉजिटिव है, 2। और यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे कितने नेगेटिव है, 2। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा और यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो कॉपर पे कितना चार्ज आ जाएगा, 0। तो कॉपर पे कितना चार्ज है, 0। तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो। जब कॉपर प्लस टू ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये क्या बन गया, कॉपर 0 पे बन गया।
अच्छा, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे एक कंसेप्ट आएगा एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहाँ पे आप इसको काफ़ी देखोगे। तो सुनना, यहाँ पे क्या दिया है कि एक H प्लस आयन जो होता है जब एक इलेक्ट्रॉन खाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन में। लेकिन हाइड्रोजन हमें ऐसे मिलता नहीं है, तो वो हमेशा हमें H2 की फॉर्म में मिलता है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ H2 लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको रिडक्शन के बारे में भी बता दिया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है आपने क्लास 10 में पढ़ा है, ये दो शब्द से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो वो वाली रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ जब आपकी दोनों रिएक्शन होती है तो आप उसको क्या बोलते हैं बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है वो जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसको आपने क्या बोला सर, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसी रिएक्शन में जो इसका जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर प्लस 2 से न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी क्या हुई बच्चे, इसकी होगी रिडक्शन। और यहाँ पे दोनों रिएक्शन एक साथ चली है, तो इन रिएक्शंस का क्या नाम है, इन रिएक्शन को हमने बोला रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुई और यहाँ पे रिडक्शन भी हुई। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो देखना है इलेक्ट्रिसिटी। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, देखो जिंक ने कॉपर को क्या दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने क्या किया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर। जब भी आप किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो सुनना, जैसे यहाँ पे है हाई पोटेंशियल और यहाँ पे है लो पोटेंशियल, तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई टू लो। तो आपका जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वैसे वैसे ही आपका करंट भी फ्लो करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखो, हमने देखा कोई भी जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे एक एटम से दूसरे एटम को, देखो चेक करना, यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक ने कॉपर प्लस 2 को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है दो एटम्स के बीच में, अगर आप इसको किसी कंडक्टर कंडक्टर या फिर किसी वायर के थ्रू पास करवा देंगे तो आपका क्या बोलेंगे हम, कि किसी एक रेडॉक्स रिएक्शन ने, किसी एक रेडॉक्स रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन ने आपकी क्या जनरेट कर दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर दी। तो हमें यही वाला कंसेप्ट जो है वो आगे देखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है ये एक वो डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है अपनी केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। मतलब जहाँ पे आपके पास ये दोनों काम हो रहे होते हैं, कि आप एक केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी जनरेट करते हो, ये आपका जो सारा काम हो रहा होता है वो एक सेल के अंदर होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो दो तरह से क्लासिफाई होता है। एक होता है बच्चे आपके पास गैल्वेनिक सेल और एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो, गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। देखो, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, देखो जो भी रिएक्शन होती है, जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो हमने क्या करना है, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी है। और ये होता किस वजह से, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। दूसरा हमें काम क्या करना है, हमें देखना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है वो इनकी वजह से होने लगती है। मतलब जो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, कि सर जो वाटर था, वाटर अपने आप H2 और O2 गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या दी, इसको इलेक्ट्रिसिटी दी। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कोई एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड किया है। तो हमने ये चीज देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सिलेबस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कंडक्टेंस क्या होता है, दूसरा हम देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, और तीसरा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। देखो, कंडक्टेंस में सारी बेसिक डेफिनेशंस जो है वो भी हम इन्वॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पास कंडक्टेंस।
देखो पार्ट ए में हमने क्या पढ़ना है, कंडक्टेंस के बारे में। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला कंडक्टेंस को चेक करने के लिए हमने क्या पढ़ना है, कंडक्टर्स पढ़नी है। देखो कंडक्टर क्या होता है, आपको पता है कंडक्टर क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। वो वाले सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। सर वो वाले सब्सटेंस जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास करवा सकते हैं, उनको आपने क्या बोला, दे आर कंडक्टर्स। अब कंडक्टर के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, देखो मेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे लोहे की रॉड है, यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अच्छा, दूसरा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस और सॉल्ट। ठीक है, अगर आपने क्लास 10 में एसिड बेस चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि डाइल्यूट एसिड एंड डाइल्यूट बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने एसिड और बेस का देख लिया, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा जो सॉल्ट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है फ्यूल्ड सॉल्ट्स और इम्प्योर वाटर। फ्यूल सॉल्ट का क्या मतलब होता है, जैसे सॉल्ट जैसे कि NaCl है, तो दे आर ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर का क्या मतलब है, देखो एक होता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर ये होता है जब आपके पास सिर्फ वाटर होता है, इसमें पानी में क्या होता है, सिर्फ H+ और OH नेगेटिव आयन होता है, और कोई भी आयन इसमें इम्प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जो इम्प्योर वाटर होता है उसमें H+ और OH नेगेटिव के साथ साथ और भी इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कैल्शियम पॉजिटिव, यहाँ पे होता है मैग्नीशियम+2। तो इम्प्योर वाटर भी जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो जो कंडक्टर जो होता है उसको हम दो तरीके से चेक करेंगे। एक होता है बच्चे आपके पास मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, मेटेलिक कंडक्टर जो होता है उसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है उसको हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंडर। तो हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने यही वाला कंडक्टर पढ़ना है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो चलिए इनका कुछ एक डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेटेलिक कंडक्टर जो होता है, मेटेलिक कंडक्टर इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि मेटल में जो कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह को क्या करता है, मूव करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि मेटेलिक कंडक्शन इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी है, नो चेंज इन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, या फिर इसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लोहे की रॉड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराया, तो जब आप इसको बंद कर दोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर नहीं कराओगे, तो फिर भी तो वो लोहे की ही रॉड रहेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे क्या होती है, अगर कभी आपके पास यहाँ पे किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ जाती है। मतलब वो जल्दी जल्दी जो होते हैं वो मूवमेंट शो करने लगते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से जो होती है रेजिस्टेंस पैदा होती है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो होगी वो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, ये ऐसा होगा क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। कर्नल्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि आपके पास जैसे अगर आयरन है, तो आयरन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक उसका पॉजिटिव मान लो +2 है, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो इन कर्नल्स में, कर्नल्स मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उनमें वाइब्रेशन बढ़ेगी, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो स्मूथली नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि सर मेटेलिक कंडक्टर में जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने वाली है, और जो कंडक्टेंस जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, मेटेलिक कंडक्टर का एग्जांपल क्या है, सर जितने भी मेटल आप कंसीडर कर सकते हो वो सारे एक मेटेलिक कंडक्टर हो सकते हैं। दूसरा आपके पास जो आता है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें यही पढ़ना है। देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। देखो सबसे पहली बात हमने यहाँ पे आगे देखनी है कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि पानी में जाने के बाद क्या देते हैं आपको, आयंस देते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन किस वजह से होती है, आयंस की मूवमेंट की वजह से। जब एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक से दूसरी जगह को ट्रांसफर करेगा, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। यहाँ पे किस वजह से फ्लो होती थी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, और यहाँ पे किस वजह से फ्लो होगी, आपके आयंस की मूवमेंट की वजह से। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिख रखा है, इट इन्वॉल्व द डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने NaCl जो एक्वस फॉर्म में है, आपने जब इसको पानी में डाला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ और Cl नेगेटिव में।
तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पानी में जाने के बाद क्या कर गया, डिसोसिएट कर गया। तो इसकी वजह से आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट होती है। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर का क्या रोल होता है? जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी, अब जो जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये यहाँ से यहाँ को मूव कर रहा था और ये दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ को मूव कर रहा था। लेकिन मान लो अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनकी मूवमेंट जो होगी, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ आयन्स क्या कर जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अच्छा, मूवमेंट ऑफ आयन के बढ़ने की वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो होगा, देखो ये मूव कर रहे हैं लेकिन इन दोनों के बीच में भी तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आयन्स की मोबिलिटी मतलब आयन्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस जो होगी वो कम होगी। क्योंकि अगर देखो आयन्स आपके जल्दी फ्लो कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपकी कंडक्टेंस बढ़ेगी ना, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस अगर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस घट जाएगी। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल अभी हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ही पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो जितने भी एसिड्स होते हैं, देखो सारे नहीं, ठीक है, एसिड्स जो होते हैं, बेसिस जो होते हैं और सॉल्ट्स जो होते हैं, दे आर गुड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को देखने के बाद हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को फर्दर क्लासीफाई करना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर देखना है। देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होता है वो आपके दो दो चीज़ों को मिक्स करके बनता है। सबसे पहले होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट को हम किस में मिक्स करते हैं, वाटर में। अच्छा, बात आती है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो पानी में जाने के बाद क्या देता है आपको, आयंस देता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देता है। हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करंट किस वजह से फ्लो होता है, आयंस की मूवमेंट की वजह से। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तो आपने देख लिया कि किससे बनता है, कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को ऐड करके बनता है। अब ये होते हैं दो तरह के, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जब आप सुनना, दो सॉल्यूशन विच शो कंप्लीट डिसोसिएशन, जो कि 100% डिसोसिएशन दिखाते हैं पानी में जाने के बाद, उसको आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसका एग्जांपल है, जैसे आपने क्या किया, KCl सॉलिड ले लिया, आपने जब इसको वाटर में डाला तो ये क्या बन गया, KCl एक्वस। लेकिन ये वाटर में KCl एक्वस फॉर्म में नहीं रहा, ये किस में बन गया, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अच्छा, यहाँ पे क्या डाला, अगर आपने 100 KCl डाले थे तो आपको 100 ही K प्लस मिला और 100 ही Cl नेगेटिव मिला। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जाने के बाद 100% डिसोसिएशन दिखाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होती है। कौन कौन होते हैं ये, देखो एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और सारे सॉल्ट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होते हैं, इनको याद रख लो, उनके अलावा बाकी सारे कौन होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। जैसे सबसे पहले HClO4, HI, HBr, H2SO4, HCl और HNO3, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ये सारों को, इन दोनों को जब आप पानी में मिलाएंगे तो ये क्या कर देंगे, 100% आयंस में डिसोसिएट कर जाएंगे। दूसरा होता है ऑल द सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि NaCl होता है, ZnSO4 होता है, CuSO4 होता है। ये भी क्या होता है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएशन दिखाते हैं। देखो दूसरा आपके पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, देखो जो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं दिखाते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसके बेस्ट एग्जांपल क्या क्या है, एक है वीक एसिड और एक है वीक बेस। देखो मैंने आपको बताया इनके अलावा जितने भी एसिड्स होते हैं वो होते हैं वीक एसिड, और इनके अलावा जितने भी बेस होते हैं वो होते हैं वीक बेस। तो आपको एक वीक एसिड तो याद रखना है और आपको एक वीक बेस भी याद रखना है। वीक एसिड में आपको क्या याद रखना है, एसिटिक एसिड, और वीक बेस में आपको क्या याद रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको आपने वीक एसिड क्यों बोला, देखो अगर आपने एसिटिक एसिड यहाँ पे लिया है और आपने इसको किस में डिजोल्व कराया, आपने इसको पानी में मिक्स कर दिया, तो अगर आपने यहाँ पे 100 लिए थे तो आपको पानी में जाने के बाद आयंस कितने मिले, सिर्फ यहाँ पे 5 मिला और यहाँ पे भी 5 मिला। तो देखो आपने इतने सारे एसिड लिए थे लेकिन फिर भी इन्होंने कितने कम आयंस लिए हैं, इसीलिए आपने इसको क्या बोला, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने इसको बोला है। अभी तक हमने क्या देखा है कि एक मेटेलिक कंडक्टर होता है और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है। तो हमें मेटेलिक कंडक्टर तो फिजिक्स में देखना होता है, हमें केमिस्ट्री में क्या देखना है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर।
तो हमें सारी की सारी चीज़ें क्या पढ़नी है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो सुनना, मैंने यहाँ पे लिख रखा है इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कंडक्टर। हमें क्या करना है, हमें एक पानी का सॉल्यूशन लेना है, उसमें आपने क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड करना है। वो पानी में जाने के बाद आपको क्या देगा, आयंस देगा, जो कि एक हमारा क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। Therefore, we will study the resistance and conductance for electrolyte। तो हमें इसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें क्या पढ़नी है, हमें कंडक्टेंस भी पढ़नी है, कंडक्टेंस के बाद कंडक्टिविटी भी आ जाएगी, कंडक्टिविटी भी आ जाएगी, और हमें रेजिस्टेंस पढ़नी है, जिसके साथ में क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी। तो जो आपने फिजिक्स में एक वायर के लिए पढ़ा था, वही चीज हम केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एक साइड में एनोड होगा, एक साइड में कैथोड होगा, और इसके अंदर क्या होगा, आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आपके पास डिसॉल्व होगा। अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, केटाइन और एनाइन, और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से आपके पास क्या होगा, आपके पास करंट का फ्लो होगा, और इसी को हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी है। तो आइए इसको चेक करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। देखो, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो रोक रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। अच्छा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने फिजिक्स में देखा होगा कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, जहाँ पे V क्या होता है, पोटेंशियल, I क्या होता है, करंट, और R होता है रेजिस्टेंस। तो हमें अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिवाइड बाय I मतलब करंट। अच्छा, पोटेंशियल जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, सबसे पहली यूनिट क्या आ गई, वोल्ट एम्पियर इनवर्स, या फिर दूसरी यूनिट इसकी बहुत जो फेमस यूनिट है वो होती है ओम। तो इसको कैसे लिखते हैं, ओ एच एम, या फिर इस साइन से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, फिजिक्स में हमने एक और चीज पढ़ी है कि सर, जितना लंबा हमारे पास कंडक्टर होता है, मतलब किसी कंडक्टर की जितनी लंबी लेंथ होती है उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, और जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, वो देखो एरिया किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो जितना बड़ा एरिया होता है उतनी ही कम रेजिस्टेंस हमारे पास होती है। तो जो हमने फिजिक्स में एक वायर के लिए पढ़ा था, वही तो हमने किसके लिए पढ़ना है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। तो हमने वहां पे देखा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने यहाँ पे लगा दिया कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे बता दिया। लेकिन जब आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे लग जाएगा रो। आगे मेरी बात समझिए, यहाँ पे रो जो होता है वो उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो आपने क्या देखा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन ए, जहाँ पे L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, मतलब एक ये वाली इलेक्ट्रोड और एक ये वाली इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे L क्या है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आपने क्या बोला, L। अच्छा, एरिया क्या होता है, एरिया अब आपको पता है यहाँ पे लेंथ भी होती है और यहाँ पे ब्रेड्थ भी होती है, और दो डायमेंशन की वजह से आपके पास क्या आता है, एरिया आता है। तो जो इलेक्ट्रोड का ये वाला जो पोर्शन है उसको इन्होंने क्या बोला, एरिया। तो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड। तो जो दो इलेक्ट्रोड है इनके बीच का ये होता है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, जहाँ पे रो हमको क्या बोला था मैंने, रेजिस्टिविटी। तो चलिए चेक करते हैं अपनी रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो न्यू आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हम इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे आप इसको क्या बोला करते थे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते थे। अब ये भी चेक करेंगे हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं। देखो, रेजिस्टिविटी होती क्या है वो चेक करते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं। देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अगर आप लेंथ को रखते हो 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रखते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखना है रेजिस्टिविटी क्या होती है। देखो, रेजिस्टिविटी जो होती है वो न्यू आईयूपीसी के अकॉर्डिंग हमने असाइन किया है, लेकिन पहले रेजिस्टिविटी को क्या बोलते थे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते थे अपने ओल्ड एनसीईआरटी या फिर ओल्ड आईयूपीसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको चेक करते हैं। रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जो रेजिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं आप, रेजिस्टिविटी। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, जब लेंथ आपके पास क्या होगी 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये मिला के अगर आप वॉल्यूम बनाते हो तो वो क्या बन जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब।
ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। लेकिन आप इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हो? देखो आपने अभी रेजिस्टेंस देखा क्या होता है, रो एल अपॉन ए, और आपने अब क्या कंसीडर करना है, लेंथ को 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको पुट करोगे तो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे और यहाँ पे भी आप 1 पुट करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू रो आ जाएगी। आगे मेरी बात समझ में? तो मतलब रेजिस्टिविटी भी एक टाइप की रेजिस्टेंस है। कब? जब आपके पास लेंथ कितनी होगी बच्चे, 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है। देखो अगर आप इसको एक्सप्लेन करना है तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इस पूरे कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो रोक रहा है उसको आप बोलेंगे रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे चेक करना है, ये पूरे कंटेनर के अंदर ये चेक करना है, ये क्या है, यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर। एक मिनट रुकना, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर, और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर। तो सुनना, इतने से एरिया में मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है उसको आपने क्या बोला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और पूरे कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो रोक रहा है उसको आपने क्या बोला, रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको ये दोनों बता दी है कि रेजिस्टेंस क्या होती है और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन को जरूर चेक करिएगा। दूसरी बात आती है, सर ये रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है उसे कैसे चेक करेंगे? देखो रेजिस्टेंस हमने देख ली है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल अपॉन ए। अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट आपको निकालनी है तो एरिया और लेंथ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे रो क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेंटीमीटर कट गया, तो रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट आई, ओम सेंटीमीटर। तो आपको ये दोनों चीज़ें को ध्यान रखना है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कंडक्टेंस। देखो कंडक्टेंस क्या होता है, आपके एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस के फ्लो को अगर कोई सपोर्ट करता है तो उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या फिर आयंस के फ्लो को रोकता है उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो हम ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, और ये क्या करता है, उसके फ्लो को रोकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। मतलब जितना ज़्यादा कंडक्टेंस होता है उतना ही कम रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपको बात पता चल चुकी होगी। अच्छा, हमने देखा था अभी रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए। इसमें क्या होता है, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, इसी को हमने बोला था रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंडक्टेंस, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन रो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ, और यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने क्या किया है, ठीक इसका उल्टा यहाँ पे कर दिया है। देखो जैसे रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी होता था वैसे ही कंडक्टेंस का, इसको हटा के क्या बन जाएगा, कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे इसको चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे लिखते हैं, ऐसे को लिखते हैं, यहाँ पे A अपॉन एल। देखो सिंपल के जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ पे मोड़ के लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कापा बोलते हैं। इसको समझ में आ गई मेरी बात? तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है एरिया अपॉन लेंथ पे डिपेंड करता है, और इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होती है बच्चे, यहाँ पे कंडक्टिविटी, या फिर इसको और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कापा रिप्रेजेंट करते हैं। आइए मेरी बात समझ में। अच्छा, दूसरी बात आती है, सर ये कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो आपको यहाँ पे पता है कि कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस की इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स। तो यहाँ पे कंडक्टेंस की यूनिट क्या आती है, ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं, साइमन या एस, या फिर इसको महो भी कहते हैं, MHO। तो आपने देख लिया कंडक्टेंस के कितने फॉर्मूले, 1, 2, और आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। चलिए नेक्स्ट अपना कंडक्टिविटी चेक करते हैं, कंडक्टिविटी क्या होता है। देखो जो कंडक्टिविटी होता है उसका दूसरा नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होता है, इसको एक कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टिविटी होता क्या है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था। मान लेते हैं ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ये है एनोड, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास कैथोड है। ठीक है, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सपोर्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं आप, कंडक्टेंस। ये हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन सुनना सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर।
इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना सा जो एरिया है, उसमें जो करंट का फ्लो करवा रहे हैं या फिर आयंस को या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को और सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रखी है, कंडक्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतने से एरिया में जो कंडक्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हो? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं वो चेक करते हैं। देखो, कंडक्टेंस जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? कापा ए अपॉन एल। तो जैसे रेजिस्टिविटी आपने डिफाइन की थी, वैसे आपको कंडक्टिविटी भी डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जब आपने एरिया को भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर दिया और लेंथ को भी 1 सेंटीमीटर पुट कर दिया, तो यहाँ पे कंडक्टेंस क्या गया? कंडक्टेंस आ गया इक्वल टू कापा। इसका क्या मतलब है कि सर कंडक्टिविटी भी एक टाइप की कंडक्टेंस है। कब? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। या फिर मैं कंबाइंडली इनको बोल सकता हूँ कि सर जब जब किसी क्यूब की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस के इक्वल आ जाएगी। उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको आप कापा से रिप्रेजेंट करते हो। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? देखो, इस पूरे कंटेनर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस के फ्लो को सपोर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते हैं आप कंडक्टेंस। लेकिन अगर सिर्फ इतने से एरिया का क्या मतलब है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इतने से एरिया में 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को और ज्यादा सपोर्ट करता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हैं कापा या फिर कंडक्टिविटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? कंडक्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस होती है, सिर्फ इतने से एरिया में जो कंडक्टेंस होती है, उसको आप क्या बोलते हो? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। देखो, नाम ही यहाँ पे सब कुछ बता रहे हैं, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? कुछ एक पार्ट आपका मेंशन किया होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो चेक करना है। इसको कैसे आप डिराइव करते हो? देखो, जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास कापा ए अपॉन एल। लेकिन कापा को आप कैसे डिराइव करते हो? देखो, जब आपके पास व्हेन एरिया जो होता है वो हो जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपके पास लेंथ कितनी हो जाती है? 1 सेंटीमीटर होती है। तो जब आप एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, तो आप इनकी वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो आपका इसका आ जाएगा कंडक्टेंस कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा कापा के इक्वल। तो कंडक्टेंस कितना बन गया? ये बन गया कापा। मतलब कापा भी जो होता है, कापा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, वो भी सर एक टाइप की कंडक्टेंस है। कब? जब आपके पास एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। या फिर मैं बोल सकता हूँ इन दोनों को मिला के आपके पास क्या बन जाता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। तो जब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टेंस को चेक करोगे तो वो क्या होगी? कंडक्टिविटी होगी। अब नेक्स्ट हमें बात चेक करनी है इसकी यूनिट। यूनिट चेक कर लेते हैं इसकी। देखो, अभी हमने क्या देखा कि कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला था? यहाँ पे था कापा ए अपॉन एल। तो मुझे अगर इसकी यूनिट चेक करनी है तो मुझे कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो एल को मैं यहाँ पे करूंगा और एरिया को नीचे डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कापा इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय ए। तो कंडक्टेंस की क्या यूनिट होती थी? कंडक्टेंस की यूनिट थी ओम इनवर्स। लेंथ की क्या यूनिट थी? सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या तो ये हो सकती है या फिर ओम इनवर्स को आपको पता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपको इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। यहाँ पे कापा को कैसे लिखते हैं? थोड़ा ऐसे टिल्टेड फॉर्म में लिखते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।